चलिए विद्यार्थियों, पिछले क्लास में आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ लिया था। पिछले क्लास में आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ लिया था और प्रायोगिक वेग नियम समीकरण या सिंपली जिसको वेग नियम भी कहते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग देखें अगर तो हम लोग का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं वो हम लोग को समझना है। ठीक है, तो देखो प्रायोगिक वेग नियम समीकरण जो होता है उसको पहले लिखते हैं। देखो तो ये हम लोग का है R बराबर के ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। ये आपका क्या है, वेग नियम समीकरण, या इसी को आप कहते हो प्रायोगिक वेग नियम समीकरण। R बराबर के ए का पावर अल्फा बी का पावर बीटा, ये आपका प्रायोगिक वेग नियम समीकरण है। ठीक है, अब इस वेग नियम समीकरण में अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर है, यहाँ पर पावर ए का पावर कितना है अल्फा, बी का पावर कितना है बीटा। नहीं तो हम लोग क्या करना है, अगर इस अभिक्रिया का कोटि कोई पूछता है, इस वेग नियम समीकरण में कोई पूछता है कि अभिक्रिया का कोटि बताइए, तो हम लोग करना कुछ नहीं है, अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर है अल्फा और बीटा, इस अल्फा और बीटा को जोड़ देना है। देखो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि बराबर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर कोई भी अभिक्रिया दिया हुआ है, कोई भी अभिक्रिया आपको दिया हुआ है और उस अभिक्रिया का कोटि हम लोग को बताना है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया के लिए, जो अभिक्रिया आपको दिया हुआ है उस अभिक्रिया के लिए पहले क्या लिखना होगा, प्रायोगिक वेग नियम समीकरण। प्रायोगिक वेग नियम समीकरण आपको लिखना होगा। तो प्रायोगिक वेग नियम समीकरण जो है सामान्यतः आपको दे दिया रहता है। तो प्रायोगिक वेग नियम समीकरण अगर आपको दिया हुआ है, प्रायोगिक वेग नियम समीकरण अगर आपको दिया हुआ है तो उस समीकरण में जो अभिकारक हैं उस अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर है उन पावरों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। उन पावरों को जोड़िएगा, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। ध्यान रखना है, वही वैल्यू क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ये है प्रायोगिक वेग नियम समीकरण। किसी अभिक्रिया के लिए ये प्रायोगिक वेग नियम समीकरण आपको दिया हुआ है। अब कोई पूछता है कि भाई इसके लिए अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो क्या करना है, अभिकारक के सांद्रण का जो पावर है अल्फा, अभिकारक के सांद्रण का जो पावर है बीटा, इस अल्फा और बीटा को जोड़ दो, आपको अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगी। देख लो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि बराबर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब ए के सापेक्ष में कोई पूछता है कि ए के सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो अल्फा, बी के सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो बीटा। देखो यहाँ लिखा हुआ है ए के सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि बराबर अल्फा और बी के सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि बराबर बीटा लिखा हुआ है। अब हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो मैंने बोला, कोई बोलता आपसे भाई, यहाँ से अगर देखा जाए तो कोई आपसे बोल सकता था कि भाई अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा दीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि का परिभाषा क्या होगा, तो सिंपल है, अभिक्रिया की कोटि का क्या परिभाषा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रायोगिक वेग नियम समीकरण में, प्रायोगिक वेग नियम समीकरण में अभिकारकों के सांद्रणों, अभिकारकों के सांद्रणों के घातों के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिकारकों के सांद्रणों के घातों के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। पावर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं। नहीं तो उन्हीं पावर्स के सम को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, प्रायोगिक वेग नियम समीकरण। तो यही आपका प्रायोगिक वेग नियम समीकरण है भाई। ठीक है, तो प्रायोगिक वेग नियम समीकरण में अभिकारकों के सांद्रणों, अभिकारकों के सांद्रणों के घातों, घातों का मतलब पावर्स के योगफल को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका वेग नियम समीकरण, या इसी को आप प्रायोगिक वेग नियम समीकरण भी कहते हैं। इसमें जो अभिकारक के सांद्रण आपको दिए गए हैं, इनके घातों का योगफल अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वही आपको क्या बताएगा, अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ पे हम लोग अभिक्रिया की कोटि निकाल भी चुके हैं, अभिक्रिया की कोटि बराबर अल्फा प्लस बीटा। और ये बोलता है कि भाई ए के सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो सिर्फ अल्फा। और कोई बोलता है बी के सापेक्ष में अभिक्रिया की कोटि बताओ, तो सिर्फ बीटा बोलेंगे। ये हम लोग बता सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग बहुत देर से हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि यहाँ पर अल्फा और बीटा जो हैं, अल्फा और बीटा जो हैं, इनका मान प्रयोग के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। इनका मान, अल्फा और बीटा का मान प्रयोग के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। किसी बैलेंस रिएक्शन को देखकर अल्फा और बीटा का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं।
ठीक है। अल्फा और बीटा का मान स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। ये सब बातें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर अल्फा और बीटा का मान एक्सपेरिमेंट से निकलेगा तो वो पूछता है कि बताओ कि अभिक्रिया की कोटि का मान कैसे निकलेगा। तो अल्फा और बीटा का मान भाई प्रायोगिक तरीके से निकालिएगा, तो इसका मतलब हुआ कि अभिक्रिया की कोटि का मान भी प्रायोगिक तरीके से ही निकाला जा सकता है। किसी अभिक्रिया को देखकर अभिक्रिया की कोटि नहीं बताई जा सकती है। ठीक, तो वही बात हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है कि अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान प्रायोगिक तरीके से ही निकाला जा सकता है। अभिक्रिया की कोटि का मान प्रायोगिक तरीके से ही निकाला जा सकता है। किसी संतुलित अभिक्रिया को सिर्फ देखकर अभिक्रिया की कोटि नहीं बताई जा सकती है। ठीक, चलो यहां से लिखा हुआ है कि अभिक्रिया की कोटि का मान, अभिक्रिया की कोटि का मान, कोई अभिक्रिया आपको दी हुई है तो उस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या क्या हो सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ तक कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ध्यान रखना है, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल का मतलब किसी अभिक्रिया की कोटि का मान 1/2 आ जाए, 3/2 आ जाए, इस तरह से भी वैल्यू आपका आ सकता है। तो अभिक्रिया की कोटि का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ तक कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल का मतलब बट्टा में, यानी 1/2, 3/2, नहीं 4/5, इस तरह भी वैल्यू आपका अभिक्रिया की कोटि का आ सकता है। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभिक्रिया की कोटि का मान एक्सपेरिमेंटल तरीके से ही निकलेगा, उसका मान किसी अभिक्रिया को देखकर आप नहीं बता सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल तरीके से कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन बनवाया था एनसीईआरटी का, जिसमें हमको अभिकारक के सांद्रण का एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, इस तरह से अभिकारक के सांद्रण दिए रहते थे, रेट का मान दिया रहता था, और उनके मदद से हम लोग देखकर अभिक्रिया की कोटि का मान निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। उस पर आधारित मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको कराया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ डाल दिया गया, लिखा हुआ है दिए गए वेग नियम समीकरण से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। जैसे ये पहला आपको दिया हुआ है वेग नियम समीकरण, रेट बराबर के ए का पावर 1/2 और बी का पावर 3/2। अब इससे बोल रहा है कि ये जो पहला है इससे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। तो ज्ञात कर सकते हैं भाई, ये कौन सा बड़ा बात है। बस अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर है, यहाँ पर 1/2 पावर है और यहाँ पर पावर आपका 3/2 है। इस 1/2 और 3/2 को जोड़ दो, यानी ए का आंसर हमको बनाना है, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हमको बनाना है, और अभिक्रिया की कोटि निकालनी है। हमको क्या निकालनी है भाई, अभिक्रिया की कोटि अगर हमको निकालनी है तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा करना है, यानी 1/2 और 3/2 को जोड़ देंगे। 1/2 प्लस 3/2 दोनों को लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4/2, 4/2 काटेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ये किस कोटि की है भाई, तो द्वितीय कोटि। तो इस तरह क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछता है, तो आप निकाल सकते हैं। जैसे बी का आंसर हमको निकालना होता, नहीं तो अगर यहाँ पर आपको बी का आंसर अगर निकालना है तो यहाँ पर अगर हमको अभिक्रिया की कोटि निकालनी है भाई, अभिक्रिया की कोटि अगर हम लोग को निकालनी है तो पावर्स क्या है, 3/2, नहीं और -1, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, तो 1/1 मान लो। अब यहाँ पे आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आपका 2 हो जाएगा तो वैल्यू आपका आ गया 1/2। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑर्डर आ गया, नहीं तो यहाँ से अभिक्रिया का कोटि का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल भी आ सकता है, 1/2, 3/2, इस तरह का भी वैल्यू आ सकता है। तो इस तरह से अभिक्रिया की कोटि निकालना आसान है, बस पावर्स को ऐड कर देना है। नहीं, अभिकारकों के सांद्रणों का जो पावर है उन पावर को ऐड कर दो, अभिक्रिया कोटि निकल जाएगी। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस अभिक्रिया की कोटि ज्यादा होती है, यदि उस अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाए तो अभिक्रिया का दर तीव्रता के साथ बढ़ता है। जिस अभिक्रिया की कोटि अगर ज्यादा होगी, उस अभिक्रिया में अगर अभिकारक का सांद्रण बढ़ाया जाए तो
अभिक्रिया का जो दर होगा वो तीव्रता के साथ बढ़ेगा, अभिक्रिया का दर तीव्रता के साथ बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको दिया हुआ है R बराबर K और कंसंट्रेशन ऑफ R का पावर यहाँ पर मान लो आपको दिया हुआ है 1, यहाँ पर कंसंट्रेशन पावर कितना है 1। अब यहाँ पर अगर हम लोग पावर यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी है 1। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कोई पूछता है तो अभिक्रिया की कोटि बराबर कितना है भाई 1। तो इस अभिक्रिया में अगर हम अभिकारक का सांद्रण दोगुना करेंगे तो अभिक्रिया का दर भी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ध्यान रखना है। इस अभिक्रिया में यदि अभिकारक का सांद्रण, इस अभिक्रिया में यदि अभिकारक का सांद्रण दोगुना करेंगे तो अभिक्रिया का दर भी दोगुना हो जाएगा। अभिक्रिया का दर भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर लिखो, हम लिखते हैं R बराबर K और कंसंट्रेशन ऑफ R का पावर यहाँ पर 2 कर दें। तो अगर यहाँ पर पावर 2 हो गया तो अब अगर अभिक्रिया का मात्रा आप दोगुना कीजिएगा तो अभिक्रिया का दर 4 गुना बढ़ जाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप अंदर में 2 कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो अभिक्रिया का दर कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है। तो वही बोला जा रहा है कि इस अभिक्रिया में यदि अभिकारक की सांद्रता 2 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे तो अभिक्रिया का दर 4 गुना बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 है। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि 1 थी फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई, 2 आ गई। तो जिस अभिक्रिया का कोटि ज़्यादा होगा उस अभिक्रिया में यदि अभिकारक का सांद्रण हम बढ़ाते हैं तो अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने से अभिक्रिया की कोटि बहुत तेजी से बढ़ती है। सॉरी, अभिक्रिया का जो दर है वो तीव्रता के साथ बढ़ता है। आप देख लिए यहाँ पर अभिकारक का सांद्रण हम दोगुना किए, यहाँ भी अभिकारक का सांद्रण दोगुना किए, नहीं तो यहाँ पर कोटि 1 है, यहाँ पर कोटि कितना है 2 है, तो इसका दर 2 गुना बढ़ा और इसका दर 4 गुना बढ़ा। फर्क है भाई, ध्यान रखना है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट देखें अगर, तो वेग नियम समीकरण जो हम लोग लिखते हैं R बराबर K A का पावर अल्फा B का पावर बीटा, इसमें ये जो K है, ये K क्या है, वेग स्थिरांक है। यहाँ K क्या है, वेग स्थिरांक। तो थोड़ा वेग स्थिरांक के बारे में जानना था हम लोग को कि वेग स्थिरांक जो है इसका क्या गुण है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में हम लोग को जानना है। वेग स्थिरांक के गुणों के बारे में हम लोग को जानना है, वही यहाँ पर उसके गुण के बारे में लिखा गया है। तो वेग स्थिरांक के अभिलाक्षणिक गुण, वेग स्थिरांक के अभिलाक्षणिक गुण क्या है। पहला हम लोग को बताया गया है कि अलग अलग अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान अलग अलग होगा। अलग अलग अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अब ऐसा नहीं कि 10 तरह की अभिक्रिया हैं तो 10 के लिए वेग स्थिरांक का मान एक ही होगा, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। अलग अलग अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। वही फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देख लो। अलग अलग अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान अलग अलग होता है, याद करना है, ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या बताया गया है, दूसरा बात यहाँ बताया गया है कि एक निश्चित ताप पर एक अभिक्रिया के लिए, एक निश्चित ताप पर एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निश्चित रहता है।
यानी अगर कोई एक अभिक्रिया है तो उसके लिए वेग स्थिरांक का मान तब तक निश्चित रहेगा जब तक उस अभिक्रिया में आप ताप को यानी टेम्परेचर को बदलते नहीं हैं। अगर आप उस पूरे अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया आप मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे शुरू किए और पूरा अभिक्रिया 50 डिग्री सेल्सियस पर ही कराते रह गए, तो उस पूरे अभिक्रिया के दौरान उसके वेग स्थिरांक का मान निश्चित रहेगा। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, वही पॉइंट हम यहाँ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का मान निश्चित रहता है, लिख दिया गया है। चलो अब अगला पॉइंट है कि एक अभिक्रिया दी हुई है लेकिन उस अभिक्रिया का आप ताप बदल रहे हैं, तो अगर ताप बदलिएगा तो उस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान भी बदलता जाएगा। एक ही अभिक्रिया के लिए अगर आप टेम्परेचर चेंज करते जाइएगा तो उसके वेग स्थिरांक का मान भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा। ध्यान रखना है, यानी वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है, वेग स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है। एक ही अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान अलग अलग आने लगेगा अगर आप टेम्परेचर अलग अलग कीजिएगा। मान लीजिए कोई अभिक्रिया 25 डिग्री सेल्सियस पे शुरू किए, उस समय वेग स्थिरांक का मान 2 था, अब आप टेम्परेचर कर दिए आप 50 डिग्री सेल्सियस, नहीं टेम्परेचर आप कर दिए 50 डिग्री सेल्सियस, तो वेग स्थिरांक का मान जो पहले 2 था हो सकता है कि अब 8 हो जाए, हो सकता है कि वो 10 हो जाए। तो एक ही अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान बदलता जाएगा अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते जाइएगा उस अभिक्रिया में। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, एक ही अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान अलग अलग ताप पर अलग अलग होगा। ध्यान रखना है, एक ही अभिक्रिया के लिए, देखो भाई, एक ही अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान अलग अलग ताप पर अलग अलग होगा, अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट यहां लिखा हुआ है कि अभिक्रिया का वेग, ध्यान सुनिए, अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक, इन दोनों में सीधा संबंध होता है। अभिक्रिया के वेग तथा वेग स्थिरांक में सीधा संबंध होता है। जिस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ज्यादा होगा उस अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा। जिस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ज्यादा होगा उस अभिक्रिया का दर क्या होगा, ज्यादा होगा, उस अभिक्रिया का स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे दो अभिक्रिया मान लो दी हुई है, एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 2 दे दिया और एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान आपको 4 दे दिया, तो जिस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 4 दिया है उस अभिक्रिया का स्पीड ज्यादा होगा, यानी वह अभिक्रिया में अभिकारक समय के साथ तेजी से खर्च होंगे, नहीं। और जिस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 2 था यानी कम था, उस अभिक्रिया में अभिकारक तीव्रता के साथ नहीं खर्च होंगे, स्लोली खर्च होंगे दूसरे रिएक्शन के सापेक्ष में, ये ध्यान रखना होगा। तो वो बात हम लोग को बताया गया है। दूसरा यहाँ से बताया गया है कि वेग स्थिरांक का मान अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। वेग स्थिरांक का मान जो है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ने से वेग स्थिरांक का मान नहीं बदलता है। क्यों भाई? क्योंकि वेग स्थिरांक के लिए आप याद कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ाए थे, तो यहाँ से हम लोग क्या किए थे, ए का मात्रा 1 कर दो और बी का मात्रा भी क्या कर दो, 1 कर दो, तो आर बराबर क्या आएगा, के। आर बराबर क्या आएगा, के। तो वेग स्थिरांक जो है वो इकाई सांद्रण के लिए परिभाषित है, अभिकारकों के इकाई सांद्रण के लिए परिभाषित है। किसी भी अभिक्रिया के लिए, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों का इकाई सांद्रण जब लेते हैं, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों का जब इकाई सांद्रण लेते हैं, उस समय जो अभिक्रिया का वेग होता है उसे ही वेग स्थिरांक कहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभिकारक का सांद्रण आप 10 बढ़ा दो, 20 बढ़ा दो, 30 बढ़ा दो, उसके लिए वेग स्थिरांक परिभाषित नहीं है। वेग स्थिरांक क्या करेगा, अभिकारकों का, ए अगर अभिकारक है तो उसका इकाई मात्रा, बी अगर अभिकारक है तो उसका इकाई मात्रा, दोनों का इकाई मात्रा ले लेगा। अभिकारक में एक कितना मात्रा है उसका, 20 मोल है कि 50 मोल है, बी का कितना मात्रा आप लिए हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वेग स्थिरांक से कोई मतलब नहीं है। वेग स्थिरांक इकाई सांद्रण के लिए परिभाषित है। वो क्या करेगा, अभिक्रिया में से 1 मोल ए को निकाल लिया, 1 मोल बी को निकाल दिया और 1 मोल ए और 1 मोल बी के
अभिक्रिया करने का जो स्पीड है वही स्पीड वेग स्थिरांक कहलाता है, ध्यान रखना है। तो हम लोग का वेग स्थिरांक अभिकारकों के सांद्रण पर क्यों निर्भर नहीं करता है? तो वेग स्थिरांक इकाई सांद्रण के लिए परिभाषित है, ध्यान रखना है। अभिकारक की सांद्रता आप कितना भी कर दीजिए उससे वेग स्थिरांक कोई मतलब नहीं है, वेग स्थिरांक इकाई सांद्रण के लिए परिभाषित है, ये बात याद रखना होगा, ठीक। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग को यहां से लिखा हुआ है कि वेग स्थिरांक यानी जो के होता है कि इकाई अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई अलग अलग होती है, ध्यान रखना है। अब यहां से क्या कह रहा है कि अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए, अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई अलग अलग आएगी। तो अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ये बताया गया। तो अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक का जो इकाई आएगा वो भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो वेग नियम समीकरण आप देखें अगर, तो वेग नियम समीकरण आप देख चुके हैं, आर बराबर के और यहां से ए का पावर आप क्या लेते हैं अल्फा और बी का पावर आप क्या लेते हैं बीटा। ये ए क्या है, अभिकारक, इसको हम लोग बोल लेते हैं क्या है, अभिकारक, अभिकारक का सांद्रण, ये अभिकारक का सांद्रण है नहीं। और यहाँ जो बी है ये भी क्या है, तो अभिकारक का सांद्रण, ए भी अभिकारक का सांद्रण है और बी भी क्या है, अभिकारक का सांद्रण। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आर बराबर के और यहाँ पर ए भी जो है ये अभिकारक का सांद्रण है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सांद्रण को इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं भाई, कॉन्सेंट्रेशन शॉर्ट फॉर्म में। तो कॉन्सेंट्रेशन का पावर अल्फा और बी भी क्या है कॉन्सेंट्रेशन, कौन सी का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण, सांद्रण कौन सी का, अभिकारक का, इसका पावर क्या लिख सकते हैं बीटा, ध्यान रखना है। यहाँ देखो तो हम इसको लिख सकते हैं आर बराबर के, ये भी सांद्रण है, ये भी सांद्रण है, तो यहाँ पे सांद्रण कॉन्सेंट्रेशन का पावर अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन का पावर अल्फा प्लस बीटा। अब देखो तो हम लोग क्या किए कि अल्फा प्लस बीटा जो था ये एन मान लिए, अल्फा प्लस बीटा क्या मान लिए एन। अच्छा ये जो अल्फा प्लस बीटा हम लिखते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा जो है यही तो अभिक्रिया की कोटि है ना भाई, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, अभिक्रिया की कोटि, ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा अभिक्रिया की कोटि होती है नहीं, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर अभिक्रिया की कोटि, और अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या आएगा एन, वही अल्फा प्लस बीटा को हम एन माने हुए हैं, ध्यान रखना है। अब देखो तो फिर से हम इसको लिखते हैं आर बराबर के कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग आर बराबर के और यहाँ पर लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का सांद्रण, किसका सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, और अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिखेंगे एन। यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिए हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या मान लिए एन, और ये जो एन है ये एन क्या बताएगा, अभिक्रिया की कोटि, ध्यान रखना है। अब यहाँ से अगर हमको के बराबर निकालना है भाई, तो के बराबर क्या आएगा, के बराबर आर बट्टा में कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना एन, कॉन्सेंट्रेशन का पावर एन। चलो अब यहां से हम लिखें तो के बराबर हम लोग क्या आएगा, तो आर, आर का मतलब क्या है, अभिक्रिया का दर, आर का मतलब क्या है, अभिक्रिया का दर, और अभिक्रिया के दर का फॉर्मूला याद करो डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा सी क्या मतलब था, डेल्टा सी का मतलब सांद्रण ही था, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में बदलाव। तो डेल्टा सी यहाँ पर आर का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं भाई, आर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, इस आर का फॉर्मूला हम लिख दिए डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, बाकी इसको उतार रहे हैं, गुना में है कॉन्सेंट्रेशन का पावर एन लिख दिए। अब यहाँ से के, तो ये डेल्टा सी का मतलब ये भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ना है भाई, हमको तो यूनिट निकालना है, तो ये भी क्या है कॉन्सेंट्रेशन। डेल्टा टी का मतलब क्या, समय, टाइम है, ये टाइम लिख दिए, गुना में कॉन्सेंट्रेशन का पावर एन लिख दिए। यानी के के लिए हमको एक फॉर्मूला आ रहा है, के बराबर कॉन्सेंट्रेशन बटा टाइम, यह अभिक्रिया का दर हो गया आर, आर को लिखते हैं सांद्रण बटा समय,
गुना कॉन्सेंट्रेशन का पावर n, ये हम लोग को लिख दिया गया। चलो इस चीज को हम उतारते हैं यहाँ पर, देखा जाए। यहां से हम लोग को आया k बराबर कॉन्सेंट्रेशन, k बराबर हम लोग को आ गया कॉन्सेंट्रेशन बट्टा में आ गया टाइम, गुना में आ गया कॉन्सेंट्रेशन का पावर n, ये आ गया। चलो अब k की इकाई निकालते हैं। देखा जाए तो हम लोग को अब निकालना है k की इकाई। तो अगर k की इकाई निकालते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। चलो अगर k की इकाई देखें तो k की इकाई के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं k की इकाई में शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए k यानी वेग स्थिरांक की इकाई। अब शून्य कोटि के लिए k की इकाई देखनी है, तो शून्य कोटि दिया गया है, तो शून्य कोटि के लिए n का वैल्यू क्या आएगा, 0। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 आना चाहिए, तो n का वैल्यू आ गया 0। अब ये जो समीकरण है, नहीं इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी समीकरण में अब हमको n का वैल्यू 0 रखना है, नहीं तो देखो तो k बराबर हम लिखेंगे अगर तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन बट्टा टाइम गुना कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0। तो किसी भी चीज का पावर अगर 0 तो वैल्यू क्या आता है, 1। तो k बराबर हम लोग को आ गया यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन बट्टा टाइम, ये आ जाएगा। k बराबर हम लोग क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन बट्टा टाइम। चल चल अब कॉन्सेंट्रेशन बड़ा टाइम, तो यहाँ से हम लोग को देखा जाए शून्य कोटि के लिए k बराबर आ गया कॉन्सेंट्रेशन बट्टा टाइम। कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता का मतलब होता है मोलरता, सांद्रता का मतलब क्या होता है भाई, मोलरता। बट्टा में तो टाइम है, ये है, ध्यान रखना है। अब k बराबर मोलारता का यूनिट सब लोग जानते हैं, मोल बट्टा में लीटर और गुना में टाइम बचा हुआ है। तो यहां से शून्य कोटि के लिए k का इकाई हम लोग को आ जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k का यूनिट हम लोग को आ जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम, ध्यान रखना। अब ये जो k का यूनिट यहाँ पर आया है मोल पर लीटर पर टाइम, अगर आपको याद हो तो अभिक्रिया के दर r का भी यूनिट हम लोग लिखे थे, तो उसका यूनिट भी हम लोग को आया था मोल पर लीटर पर टाइम, यही आया था। यानी कि इससे क्या निकल रहा है निष्कर्ष, कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए r की इकाई बराबर k की इकाई। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के दर की इकाई और वेग स्थिरांक की इकाई सेम होती है भाई। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए r की इकाई और k की इकाई जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ये हम लोग को ध्यान रखना है, याद रहे r की जो इकाई होती है ये कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं करती है। ये हमेशा, अगर कोई पूछता है कि अभिक्रिया के दर का इकाई क्या है, तो वो हमेशा मोल पर लीटर पर टाइम ही होता है। लेकिन k का इकाई चेंज करता है, अभिक्रिया की कोटि के अनुसार इसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, चेंज करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो शून्य कोटि के लिए ये है कि शून्य कोटि के लिए k का इकाई अभिक्रिया के दर के, शून्य कोटि के लिए k का इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो निकल गया हम लोग को शून्य कोटि के लिए k की इकाई हम निकाल दिए, तो वो आ गया मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। अब हम प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई निकालना चाहते हैं, तो उसको देख लिया जाए। चलो
यहाँ पे हम लोग लिखें अगर, तो हम लोग को बताया जा रहा है प्रथम कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के की इकाई हम लोग को देखनी है। तो के का फॉर्मूला तो प्रथम कोटि अगर है, अगर आपको प्रथम कोटि दिया गया है तो इसके लिए एन का वैल्यू क्या आएगा 1। आपके पास फॉर्मूला है के वाला, कॉन्सेंट्रेशन बट्टा में टाइम गुना में कॉन्सेंट्रेशन का पावर कितना एन। क्योंकि प्रथम कोटि है तो एन का वैल्यू 1 रखना है, यहाँ पर एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन बट्टा में टाइम कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कट जाएगा और यहाँ से आपको आ जाएगा के बराबर 1 बट्टा टाइम। तो के का यूनिट आपको आ जाएगा पर टाइम। अब आपको टाइम अगर सेकंड में दिया हुआ है तो यहाँ पे पर सेकंड, टाइम मिनट में दिया है तो पर मिनट, ध्यान रखना है। टाइम अगर आवर में दिया है तो पर आवर, ये ध्यान रखना होगा। ईटीसी डे में होगा तो पर डे, ईयर में होगा तो पर ईयर। तो यहाँ से हम लोग को प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के का इकाई आ गया पर टाइम, यानी पर सेकंड, पर मिनट नहीं, पर आवर, ये सब आपको आता रहेगा, ध्यान रखना है। तो हम लोग को यहाँ से ध्यान ये रखना है, यहाँ से ध्यान ये रखना है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के का इकाई क्या आ गया हम लोग को, मोल पर लीटर पर टाइम, और प्रथम कोटि के लिए क्या आ गया पर टाइम, ये आ सकता है। सेम एज आप चाहें तो द्वितीय कोटि के लिए भी निकाल सकते हैं। नहीं, मान लो द्वितीय कोटि का हम लोग निकाल लेते, देखा जाए। द्वितीय कोटि के लिए के की इकाई, तो अगर द्वितीय कोटि है भाई तो एन का वैल्यू कितना आएगा 2। द्वितीय कोटि है तो एन का वैल्यू कितना आएगा 2। और अगर फॉर्मूला है के बराबर कॉन्सेंट्रेशन बट्टा टाइम मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन का पावर एन। अब यहाँ एन की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन बट्टा में टाइम मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2। यहाँ से एक पावर 2 कट जाएगा, यहाँ से के बराबर आ जाएगा 1 बट्टा टाइम मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन। कितनी बार हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलरता होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई टाइम गुना कॉन्सेंट्रेशन का मतलब लिखेंगे मोलरता। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं के बराबर 1 बट्टा टाइम मल्टीप्लाइड बाई, मोलरता का यूनिट आप जानते हैं मोल, और यहाँ बट्टा में लीटर आएगा तो उसको ऊपर भेज देंगे, बट्टा में जो लीटर है वो ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको के का यूनिट आ जाएगा लीटर, लीटर ऊपर आ गया, ऊपर मोल जाएगा तो लीटर पर मोल पर टाइम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि के का यूनिट जो है अलग अलग अभिक्रिया की कोटि के लिए अलग अलग आ रहा है। ऐसे हम लोग सिलेबस में शून्य कोटि और प्रथम कोटि, यही 2 कोटि हम लोग को पढ़ना है। तो इसलिए आप याद रखिएगा, एक सेकेंड ऑर्डर भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में सेकेंड ऑर्डर भी दिया हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ढंग से रिवाइज कर लेंगे। आई होप मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ओके, थैंक यू।